Hello everyone, welcome to my channel. I hoping that you all are safe and healthy at your home. So हमने आगे के वीडियो में कोरोना का नॉलेज लिया कि कोरोना कैसे होता है और लंग्स को कैसे अफेक्ट करता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कोरोना के लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो क्या होती है, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो हम स्टार्ट करते हैं विथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हम कौन कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखेंगे? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड इंस्पिरेटरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मैनी मोर। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रीदिंग पैटर्न। असेस द रेट, रेगुलरिटी, लोकेशन ऑफ वेंटिलेशन एट द रेस्ट एंड विथ एक्टिविटी। हम सबसे पहले देखेंगे कि जो एट रेस्ट और एक्टिविटी पेशेंट का ब्रीदिंग रेट क्या है। The normal ratio of inspiration to expiration is at rest is 1:2 and with the activity 1:1। जो नॉर्मल रेशियो है हमारा इंस्पिरेशन टू एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब जो हम सांस अंदर लेते हैं और एक्सपिरेशन मतलब जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उसका जो नॉर्मल रेशियो होता है एट रेस्ट वो होता है 1:2 और विथ एक्टिविटी 1:1। मतलब कि अगर हम 1 सेकेंड में सांस अंदर लेते हैं तो 2 सेकेंड में सांस बाहर निकालते हैं। ये हमारा नॉर्मल होना चाहिए। द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इंस्पिरेशन एट रेस्ट इज द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसेंट एंड द अब्डोमिनल राइसिस। जो हम नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम है, जो ब्रीदिंग मसल है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और डिसेंट होता है, जिसकी वजह से अब्डोमिन राइस होता है। डायफ्राम जो डोम शेप में है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे की साइड जाएगा और जिसकी वजह से अब्डोमिन राइस होगा। सेकेंड, दिस इज फॉलोड बाय द लेटरल कोस्टल एक्सपांशन एज द रिब्स मूव्स अप एंड आउट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जब हमारा डायफ्राम नीचे जा रहा है और बेली राइज हो रहा है तब क्या होगा, लेटरल कोस्टल एक्सपांशन होगा ऐसे। द अपर चेस्ट राइजेज। The neck muscles that act as an accessory muscle of inspiration should be inactive during relaxed inspiration. To assess the breathing sequence, have the patient assume a comfortable position, semi-wrestling or supine. Place your hands on the patient's epigastric region and the sternum to observe the movements in these two areas. ये जो हम ब्रीदिंग पैटर्न है उसका हम असेस सेमी रेसलिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, सुपाइन मतलब सीधा लेटा के भी कर सकते हैं। और ये हम असेस कैसे करेंगे, तो एक हाथ चेस्ट पे रखेंगे और दूसरा हाथ अब्डोमिन पर रखेंगे और फिर उसका ब्रीदिंग पैटर्न हम ऑब्जर्व करेंगे। चेस्ट मोबिलिटी, सिमेट्री ऑफ चेस्ट मूवमेंट। एनालिसिस ऑफ सिमेट्री ऑफ मूविंग चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग gives the therapist information about the mobility of the thorax and indicates indirectly what areas of the lung may or may not be responding. चेस्ट मोबिलिटी है वो इस काम में आती है जो थेरेपिस्ट ऑब्जर्व करता है कि कौन सा लंग का पार्ट उसका मूव हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है और कौन सा वर्क नहीं कर रहा है। गोल्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड वेंटिलेटरी मसल ट्रेनिंग। अब हम देखेंगे गोल्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड वेंटिलेटरी ट्रेनिंग। इम्प्रूव और रीडिस्ट्रीब्यूट वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब जो एयर फ्लो इन एंड आउट होता है वो हमारा इम्प्रूव होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द कफ मैकेनिज्म एंड प्रमोट द एयरवे क्लियरेंस। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जो हमारा अंदर लंग्स के अंदर कफ फंसा हुआ है वो बाहर निकलेगा और उसकी वजह से एयरवे क्लियरेंस होगा। Prevent post-operatively pulmonary complications. Improve the strength, endurance and coordination of the muscle of ventilation. वेंटिलेशन की मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, एंड्योरेंस एंड कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करेगा। मेंटेन और इम्प्रूव चेस्ट एंड थोरेसिक स्पाइन मोबिलिटी। करेक्ट इनएफिशिएंट और एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न्स एंड डिक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग ऐसी चीज़ है जो हम अगर ध्यान उस पर ना भी दे फिर भी वो अपने आप होती रहती है, तो जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो लो होना चाहिए। इसीलिए जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो डिक्रीज़ करती है वर्कलोड ऑफ ब्रीदिंग और एबनॉर्मल ब्रीदिंग को भी करेक्ट करती है। प्रमोट रिलैक्सेशन एंड रिलीव स्ट्रेस। टीच द पेशेंट हाउ टू डील विथ एपिसोड ऑफ डिस्पनिया।
improve a patient's overall functional capacity or for daily living, occupational and recreational activities. Guidelines for teaching breathing exercises. If possible, choose a quiet area with minimal distraction. सो जब भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए कोई शांत एरिया पसंद करें जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ही कम हो, जिसकी वजह से आप अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दे पाए, फोकस कर पाए और आपका मन भी शांत रहे. एक्सप्लेन टू द पेशेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वेंटिलेटरी ट्रेनिंग स्पेसिफिक टू हीज और हर पर्टिकुलर फंक्शनल लिमिटेशंस. पेशेंट को एक्सप्लेन करें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है, जिसकी वजह से उसकी जो ब्रीदिंग लिमिटेशंस है जो वो नहीं कर पा रहा है या इम्पेयरमेंट्स है वो इम्प्रूव हो पाए, उसके लिए हमें उसको ब्रीदिंग ट्रेनिंग देनी है. हैव द पेशेंट अज्यूम अ कंफर्टेबल रिलैक्स्ड पोजीशन एंड लूजन रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग. जो पेशेंट है उसको रिलैक्स्ड कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाना है और उसके बाद उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवानी है और उसके जो क्लोथिंग है वो भी लूज़ और कंफर्टेबल होनी चाहिए ताकि उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते टाइम या पोजीशन लेते टाइम कोई भी रिस्ट्रिक्शन महसूस ना हो. इनिशियली सेमी फॉलर्स पोजीशन विद द हेड एंड ट्रंक एलिवेटेड अप्रॉक्सीमेटली 45 इज़ डिज़ायरेबल. मोस्टली ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए सेमी फॉलर्स पोजीशन हम देते हैं जिसमें उसका हेड एंड ट्रंक 45 डिग्री एलिवेटेड होता है. बाय सपोर्टिंग हेड एंड ट्रंक, फ्लेक्सिंग द हिप एंड नीज एंड सपोर्टिंग द लेग विद द पिलो, द अब्डोमिनल मसल रिमेन रिलैक्स्ड. अब इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, जैसे पेशेंट का हेड एंड ट्रंक 45 डिग्री एलिवेटेड है उसके बाद हम उसके नीज़ और हिप को भी एलिवेट कर देंगे और उनके बीच में एक पिलो लगा देंगे ताकि पेशेंट एकदम रिलैक्स फील करे. अदर पोजीशन सच एज अ सुपाइन, सिटिंग और स्टैंडिंग मे बी यूज्ड इनिशियली और एज द पेशेंट प्रोग्रेसेस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. हम दूसरी पोजीशंस में भी उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, जैसे कि सीधा लेटा कर करवा सकते हैं, चेयर पे बिठाकर उसको करवा सकते हैं और स्टैंडिंग में भी करवा सकते हैं और बाद में उसका जैसे जैसे प्रोग्रेशन होगा वैसे ही विथ एक्टिविटी भी उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं. ऑब्जर्व एंड असेस द पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग पैटर्न व्हाइल एट रेस्ट एंड लेटर विद द एक्टिविटी. इफ नेसेसरी, टीच द पेशेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स. दिस रिलैक्सेस द मसल ऑफ अपर thorax, neck, shoulder to minimize the use of accessory muscle of ventilation. अब पेशेंट को ये हमें टीच करना है कि कैसे उसकी असेसरी मसल को यूज़ ना करें, क्योंकि जो हमारी ब्रीदिंग मसल है वो है डायफ्राम, तो सिर्फ हमें बेली से ही ब्रीथ करना है. ब्रीथ करते टाइम सिर्फ अब्डोमिन ऊपर या नीचे होना चाहिए, बाकी जो हमारी नेक मसल है, शोल्डर मसल है वो सब रिलैक्स रहनी चाहिए. Demonstrate the desired breathing pattern to the patient. Have the patient practice the correct breathing pattern in a variety of positions at rest and with the activity. Precautions. When teaching breathing exercise, be aware of the following precautions. So breathing exercise करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो अब हम देखेंगे. Never allow the patient to force expiration. Expirations should be relaxed or lightly controlled. So पेशेंट को कभी भी ये नहीं बोलना है कि आप बहुत ज़ोर से फूंक मारिए या एकदम फोर्स्ड एक्सपिरेशन करिए. जो एक्सपिरेशन है, जो हम सांस निकालते हैं वो एकदम रिलैक्स्ड और कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए. फोर्स्ड एक्सपिरेशन ओनली इंक्रीजेज द टर्बुलेंस इन द एयरवेज, leading to bronchospasm and increase the airway restriction. Do not allow a patient to take a highly prolonged expiration. This causes the patient to gasp with the next inspiration. अब हमको पेशेंट को ये भी नहीं करने देना है कि वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक सांस बाहर छोड़ता ही रहे, बिकॉज अगर जब वो नेक्स्ट सांस लेगा तब उसको गैस्पिंग होगा. द पेशेंट्स ब्रीदिंग पैटर्न देन बिकम्स इरेगुलर एंड इनसफिशिएंट. अगर पेशेंट बहुत फोर्स्ड एक्सपिरेशन कर रहा है या प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन कर रहा है तो उसका ब्रीदिंग पैटर्न इरेगुलर हो जाएगा. Do not allow the patient to initiate inspiration with the accessory muscles and the upper chest.
पेशेंट जब इंस्पिरेशन करता है तब हमें ये ध्यान रखना है कि वो असेसरी मसल्स का यूज़ ना करें और उसकी ये मसल्स रिलैक्स रहे। एडवाइज द पेशेंट दैट द अपर चेस्ट शुड बी रिलेटिवली क्वाइट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। Allow the patient to perform deep breathing for only 3 or 4 inspiration and expiration at a time to avoid hyperventilation. सो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसको डीप ब्रीदिंग करवाएंगे 3 से 4 बार, उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसको करवाएंगे। सो अब हम देखेंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। गेट कंफर्टेबल। यू कैन लाई ऑन योर बैक इन बेड और ऑन द फ्लोर with a pillow under your head and knees, or you can sit in the chair with your shoulder, head and neck supported against the back of the chair. So पहले हमको कंफर्टेबल पोजीशन लेनी है, या तो आप सुपाइन में ले सकते हो, सेमी फोर्थ पोजीशन में ले सकते हो, या सिटिंग चेयर पे बैठ के भी ले सकते हो। बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी पोजीशन हो इसमें हम कंफर्टेबल और रिलैक्स हो और हमारा बॉडी सपोर्टेड हो। चाहे हम सेमी फ्लोर पोजीशन में हो या सुपाइन पोजीशन में हो, तो उस टाइम हमारे हिप और नी के बीच में पिलो होना चाहिए। और अगर हम सिटिंग पोजीशन में है, चेयर में है पेशेंट, तो उसका शोल्डर, एल्बो, नेक एंड हेड सपोर्टेड होना चाहिए। ब्रीथ इन थ्रू योर नोज, लेट योर बेली फिल विद द एयर। इसमें हम ब्रीथ करेंगे थ्रू द नोज और बेली के अंदर एयर फिल करेंगे, जिसकी वजह से बेली राइज होगा। ब्रीथ आउट थ्रू योर नोज। ब्रीथ आउट भी नोज से करेंगे, हम नाक से सांस लेंगे और नाक से ही सांस बाहर निकालेंगे। प्लेस वन हैंड ऑन योर बेली, प्लेस द अदर हैंड ऑन योर चेस्ट। एज यू ब्रीथ इन, फील योर बेली राइज। एज यू ब्रीथ आउट, फील योर बेली लोअर। द हैंड ऑन योर बेली शुड मूव मोर देन वन दैट्स ऑन योर चेस्ट। अब इसमें हम ये करेंगे, एक हाथ हमारे चेस्ट पे रखेंगे और दूसरा हाथ बेली पे रखेंगे। जब भी हम सांस अंदर लेते हैं थ्रू द नोज़, उस टाइम पे क्या होगा, बेली राइज होगा, बाहर की तरफ आएगा। और जब भी हम नाक के थ्रू सांस बाहर निकालेंगे, उस टाइम पे बेली अंदर की तरफ जाएगा। तो जो हमारा हाथ है बेली के ऊपर, वो भी ऊपर एंड नीचे ऐसे मूव करेगा। बट जो चेस्ट के ऊपर जो हाथ है वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि चेस्ट हमारा रिलैक्स रहना चाहिए। असेसरी मसल्स यूज़ नहीं होनी चाहिए थ्रू आउट ब्रीदिंग। Take 3 more full deep breaths. Breathe fully into your belly as it rises and falls with your breath. Breath focus. While you do deep breathing, use a picture in your mind and word or phrase to help you feel more relaxed. Close your eyes if they are open. Take a few big deep breaths. So जब भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, हमको हमारी सांस के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो जब भी अगर आपकी आँख खुली है तो आँखें बंद करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और अपने सांस जो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, उसके ऊपर फोकस करें। ब्रीथ इन। एज यू डू दैट, इमेजिन दैट द एयर इज फिल्ड विद द सेंस ऑफ द पीस एंड काम। ट्राई टू फील इट थ्रू आउट योर बॉडी। ब्रीथ आउट। While you are doing it, imagine that the air lives with your stress and tension. तो जब भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं, तब हमको रिलैक्सेशन, काम, पीस, ये हम हमारे शरीर के अंदर ले रहे हैं, हम शांति हमारे शरीर के अंदर ले रहे हैं, वैसा फील करना है, इमेजिन करना है। और जब भी हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो हमको ये सोचना है कि हम हमारा स्ट्रेस, हमारी चिंता, हमारा डिप्रेशन, ये सब हम हमारे शरीर के बाहर निकाल रहे हैं। नाउ यूज़ अ वर्ड विथ योर ब्रेथ। एज यू ब्रीथ इन, say in your mind, I breathe in peace and calm. As you breathe out, say in your mind, I breathe out stress and tension. Continue for 10 to 20 minutes. ये सब हमको 10 से 20 मिनट तक करना है। अब नेक्स्ट है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग प्रोसीजर। Prepare the patient in relaxed and comfortable position in which gravity assists the diaphragm, such as a semi-flowers position. Place your hands on the rectus abdominis just
बिलो द एंटीरियर कोस्टल मार्जिन। जब भी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करवाते हैं मोस्टली सेमी फ्लोर्स पोजीशन में करवाते हैं, जिसमें हमारा हेड एंड ट्रंक 45 डिग्री एलिवेटेड रहेगा और हम हैंड प्लेस करेंगे रेक्टस अब्डोमिनस पे, मोस्टली बेली के ऊपर करेंगे। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ इन स्लोली एंड डीपली थ्रू द नोज। हैव द पेशेंट कीप द शोल्डर रिलैक्स्ड एंड अपर चेस्ट क्वाइट, अलाउइंग द अब्डोमिन टू राइज स्लाइटली। सेम इसमें भी यही रहेगा जैसे हम डीप ब्रीदिंग में करते हैं। जो एक्सेसरी मसल है शोल्डर की, नेक की, वो सब क्वाइट रहनी चाहिए, रिलैक्स्ड रहनी चाहिए। ब्रीदिंग के टाइम बेली, अब्डोमिन ऊपर या नीचे होना चाहिए। देन टेल द पेशेंट टू रिलैक्स एंड एक्सेल स्लोली थ्रू द माउथ। बट डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के टाइम हम क्या करेंगे, नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से सांस बाहर निकालेंगे, जैसे कि हम मोमबत्ती को फूंक मारते हैं वैसे। हैव द पेशेंट प्रैक्टिस दिस 3 or 4 times and then rest. Do not allow the patient to hyperventilate. If the patient is having difficulty using the diaphragm during inspiration, have the patient inhale several times in succession through the nose by using a sniffing action. This action usually facilitates the diaphragm. इस पिक्चर में आप देख सकते हो जैसे कि कोई थेरेपिस्ट है या हमारा रिलेटिव है पेशेंट का, वो खुद उसको अब्डोमिन पे हाथ रख के उसको फील करना सिखाएगा कि कैसे बेली ऊपर या नीचे होनी चाहिए थ्रू आउट ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग के टाइम बेली राइज होनी चाहिए और ब्रीद आउट के टाइम बेली अंदर जाना चाहिए। फिर हम पेशेंट को खुद करने को ये बोलेंगे कि वो खुद ये फील करे। टू लर्न हाउ टू सेल्फ मॉनिटर दिस सीक्वेंस, हैव द पेशेंट प्लेस हिज और हर ओन हैंड बिलो द एंटीरियर कोस्टल मार्जिन एंड फील द मूवमेंट। The patient's hand should be raised slightly during inspiration and falls during expiration. After the patient understands and is able to control breathing using diaphragmatic pattern, keeping the shoulder relaxed, practice diaphragmatic breathing in a variety of positions, sitting, standing and during activity. Diaphragmatic breathing भी हम जैसे ही पहले सेमी फ्लोर पोजीशन में करवाया, उसके बाद हम उसको सिटिंग में करवा सकते हैं, स्टैंडिंग में करवा सकते हैं और बाद में विथ एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में क्या होता है, नाक से सांस लेनी है और मुंह से फूंक मारनी है। शोल्डर नेक रिलैक्स रहना चाहिए और बेली राइज एंड डाउन होनी चाहिए। सो आज की वीडियो में हमने देखा नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न और डीप ब्रीदिंग एंड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।